हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना काइनेटिक थ्योरी चैप्टर को कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में हम क्या लेके आए, नया चैप्टर लेके आए 11 सीरीज का, जो क्या होगा, ऑसिलेशन। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसके पहले 11 सीरीज में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे ऑसिलेशंस के बारे में। मतलब क्या होता है ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कैसे हम पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन बनाते हैं, ये सब चीजों का आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम किससे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से शुरू करेंगे। मतलब ये वाले वीडियो में क्या रहेगा, पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम देखेंगे क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हमारा प्रीवियस कंटेंट जो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है 11 की सीरीज में। हमने अपनी 11 की सीरीज कैसे शुरू करी है, बीच से शुरू करी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। और उसके बाद जब ये पूरा एंड तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूरा कंप्लीट कर लिया है और फ्लूइड पूरा कंप्लीट कर लिया है, एकदम डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं और यहां से एकदम अच्छे से अपने कंसेप्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमने कौन कौन से चैप्टर किया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में देखा, थर्मोडायनेमिक्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और काइनेटिक थ्योरी के बारे में लास्ट हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो काइनेटिक थ्योरी के ऊपर कंप्लीट हुआ है। अब हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, अपना ऑसिलेशंस के ऊपर शुरू करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, हमारा वेव्स आएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन, क्या है ऑसिलेशन, क्या होता है पीरियोडिक मोशन, ये सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एंड में हम पीरियोडिक फंक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखेंगे। एक बार देखें कि चैप्टर के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, कौन सा पीरियोडिक होता है, कौन सा ऑसिलेशन होता है, ये चीज के बारे में हमें पता चलेगा। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में कि क्या होता है पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक टाइम पीरियड जो मिनिमम सेकंड कंप्लीट करने के लिए जो रहता है एक पीरियोडिक फंक्शन, उसको हम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखेंगे, ये चीज आपको कुछ थोड़ी सी नई लगेगी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थोड़े से आपको क्या लग सकते हैं, नए लग सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखेंगे जो एकदम ईजी रहता है। एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, फोर्स लॉ के बारे में देखेंगे जो क्या रहती है, नॉर्मल रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहती है, उसके बारे में। एनर्जी के बारे में देखेंगे कि कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है, सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अंडर डैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है अंडर डैम्प्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। एक प्रकार का क्या रहता है, वाइब्रेशंस ही रहते हैं, डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में एक प्रकार से। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस के बारे में हम देखेंगे कि क्या होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस समय क्या होता है कि कोई भी चीज टूट सकती है जब किसी भी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस हो जाएगा तब। तो ये सब टॉपिक क्या है इस चैप्टर में कवर होते हैं। तो आज के हम लेक्चर में कहां तक देखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन तक देखेंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में रहते हैं। एक बार टाइमलाइन को हम देखें तो हमारी टाइमलाइन अब ये वाले वीडियो में हमने क्या करी, अपडेट करी। इसके पहले में क्या थे, पूरे प्रीवियस चैप्टर के बारे में थे। अब हमारी टाइमलाइन कैसे हो जाएगी, अब हम पहले ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे, वेव्स कंप्लीट करेंगे, जो चल रहा है वही चीज। फिर जैसी वेव्स कंप्लीट हो गया तो पूरा एंड चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले पार्ट्स को देखेंगे। तो क्या होगा कि स्कूल लेवल में या कहीं पे भी आप जो पढ़ रहे होंगे तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो आपके वहां पे हो ही गए होंगे, एंड के चैप्टर्स आप यहां से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम फिर से स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला चैप्टर। फर्स्ट हम देखते हैं मोशन के बारे में कि मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। मोशन मतलब क्या, कोई भी चीज चल रही है, मतलब उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब किसी भी चीज का डिस्टेंस चेंज होगा, मतलब कोई भी चीज मूव कर रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप स्पेस में यदि मूव करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम ना चेंज हो। टाइम तो हर पल एक एक सेकंड आगे बढ़ते रहता है, तो कोई भी चीज मूव करे टाइम उसका क्या होगा, इंक्रीज ही होते जाएगा हर टाइम, क्योंकि टाइम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है। तो फर्स्ट हम मोशन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है मोशन। अब इसमें बहुत सारे मोशंस होते हैं, हमें किसमें फोकस करना है, सिर्फ ऑसिलेटरी मोशंस, पीरियोडिक मोशंस, एक प्रकार के वाइब्रेशनल, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सब चीजों के ऊपर हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में फोकस करनी है। तो देखते हैं, द मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या होता है, एक प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके उस जगह तक जा रहा है, आगे बढ़ रहा है,
तो क्या होगा और किसके साथ देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक प्रकार से क्या होगा, जैसे हम स्पीड और वेलोसिटी देखते हैं, वही तो डिटरमाइन करती है मोशन के बारे में कि कैसा मोशन हो रहा है बॉडी का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज हो रही है, और ऑब्वियस ही बात है जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो टाइम चेंज होगा ही होगा, क्योंकि टाइम तो हर एक सेकंड करके आगे बढ़ते ही जा रहा है, टाइम कभी रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है। तो पोजीशन चेंज होगी तो टाइम भी चेंज होगा ही होगा। एंड इट्स रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं कि यहां से लेके वहां तक मूव किया, वहां से लेके आगे मूव कर रहा है। तो ये क्या है, सिंपल सा मोशन का डेफिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रेस्ड एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज, मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। और बहुत सारे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैसा पाथ फॉलो कर रहा है मोशन, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। मोशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इतने सारे होते होंगे कि आपने देखा भी नहीं होगा। जब आप 12th में जाएंगे तो आप और स्पाइरल मोशन, हेलिकल मोशन, ये सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। तो हमारे लिए हम पहले क्या बात करेंगे कि क्या बेसिक मोशंस है, फिर उसके बाद हम रिलेट करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट यदि हम देखें तो नॉन रिपीटेटिव मोशन, ऐसे मोशन जो क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। एक बार हो गया तो वो फिर रिपीट नहीं होगा, मतलब जो वो पार्ट ट्रेवल किया उसको वापस ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे क्या बोल सकते हैं हम, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में चलना, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो वो सब क्या है, रेक्टिलिनियर। एक प्रकार से क्या है, ट्रांसलेशन मोशन हम इसको बोल सकते हैं, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब नॉन रिपीटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज सीधा चल रही है तो वो रिपीट थोड़ी ना करेगी, आगे पीछे थोड़ी ना होगी बार बार। या सर्कुलर मोशन अलग होता है, उसमें रिपीट होती है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कोई भी चीज सीधा चल रही है, सिंपल, कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा रहता है, किसी भी चीज को आप थ्रो कर रहे हैं तो किसी भी चीज को आप ऐसे थ्रो करेंगे, थोड़ा सा दूर में फेंकेंगे तो आप कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना फेंकेंगे, थोड़ा सा हाइट से फेंकेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, पहले किसी चीज की हाइट इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद वो डाउन हो जाएगा। एक प्रकार से कैसा रहता है, ऐसे कर्व टाइप का रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आपने यहां से थ्रो किया, वो एक हाइट लेगा, फिर उसके बाद वही हाइट को वो कम कर देगा, जैसे कोई भी स्पीयर थ्रो करता है। तो ये सब मोशन क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। आप कोई भी चीज को एक बार थ्रो कर दिए तो वो आपके पास वापस आएगी क्या, नहीं आएगी। इवन आप एक बॉल को भी दीवार में मार दें तो वो क्या होगी, इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि जिस पोजीशन से आपने फेंका है उसी पोजीशन पे वापस आ जाए। तो ये मोशन क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या हुई हमारी, नॉन रिपीटेटिव मोशन। जो मोशंस क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। स्ट्रेट लाइन में कोई चीज चल रही है, आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो वो रिपीट नहीं होगा। सर्कल में ड्राइव कर रहे हैं तो बात अलग है। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारा, नॉन रिपीटेटिव मोशन। सेकंड क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशंस। ऐसे मोशंस जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या होंगे, रिपीट होंगे। देखते हैं पीरियोडिक मोशन, सेकंड कैटेगरी हमारी, लाइक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब यदि कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, आप देख सकते हैं इसका पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या है। जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, सन के आसपास क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं, और उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो भी सेम रहता है। मतलब एक चक्कर वो जितनी देर में लगाएंगे, अगला चक्कर भी वो उतनी देर में लगाते हैं। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशंस, जो रिपीट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। ऑब्वियसली बात है, जो अर्थ है वो सन से कितना, एक साल में अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ऑब्वियसली बात है, हर प्लेनेट का अलग अलग रिवॉल्यूशन। मर्क्यूरी का देखें तो 84 डेज में वो क्या करता है, अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये सब मोशंस को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशंस। तो जैसे एक साल में अर्थ सन के पूरा एक चक्कर लगा लिया, अगले बार भी चक्कर लगाने में उसको एक साल ही लगेगा। तो ये मोशन क्या हुआ, रिपीट हुआ एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इतना टाइम लगा वो मोशन करने में, फिर दोबारा हुआ। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। और ऑर्बिटल मोशंस, जैसे सन के अराउंड जब प्लेनेट घूमते हैं तो उनको हम सर्कुलर मोशन नहीं बोलते, क्योंकि उनको हम ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं एक प्रकार का। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो एक एलिप्स में रिवॉल्व करते हैं। और सन क्या होता है, एलिप्स का 2 फोकल पॉइंट होता है ऐसे कर, तो सन एक किसी फोकल पॉइंट में रहता है। तो जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उन सबको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि वो अगला चक्कर भी उतने ही टाइम में लगाएंगे। जैसे अर्थ एक साल लगाया रोटेट होके आने में, अगले बार भी रोटेट होने में वो एक साल ही लगाएगा, 365 डेज ही लगाएगा। तो अर्थ वाला भी जो भी मोशन है सन के अराउंड, जितने भी प्लैनेट्स का मोशन है सन के अराउंड, सब क्या है, पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल, मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल को भी आप पीरियोडिक बोल सकते हैं। आपने बाउंस किया ऐसे, फिर हाथ में ले लिया, ऐसे करके बार बार आप बाउंस कर रहे हैं, या उसके बाद आपने उसको थोड़ी ताकत लगा के बाउंस करके छोड़ दिया, तो उसका थोड़ा देर बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मगर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, आप हाथ में पकड़ के नीचे बॉल बाउंस कर रहे हैं, वो वापस आपके हाथ में आ जा रही। तो एक प्रकार के क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन, जहां पे टाइम पीरियड सेम होगा, मतलब वो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाया, अगला चक्कर भी उतने टाइम में लगाएगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, थर्ड आता है ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज एक जगह में आगे पीछे क्या हो रही है, एक प्रकार से वाइब्रेट कर रही है, या इसको आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर रही है। जैसे एक एग्जांपल इसका देखें कि जो गाड़ी के जितने भी इंजन होते हैं सब क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पे ऐसे पिस्टन ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करते रहते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन है। एक प्रकार का हम क्या बोल सकते हैं इसको, वाइब्रेशन मोशन। जैसे वाइब्रेशन मोशन के हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, या हमने देखा काइनेटिक थ्योरी में प्रीवियसली कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके अंदर के एटम क्या होते रहते हैं, अपनी जगह में वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड के अंदर का देखें तो जितने भी एटम्स एक मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे मोशंस को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। अभी तो हम ऐसी ओवरऑल समझ रहे हैं, और डिटेल में जाएंगे कि किसको वाइब्रेशन बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो ऐसे कर। तो ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, एक ही पोजीशन पे आगे पीछे हो रहे हैं। तो ऑसिलेटरी जितने भी मोशन होते हैं सब पीरियोडिक मोशन तो होते हैं, क्योंकि वो एक बार आके होके पीछे होने में उतना ही टाइम लगाएगा जितना वो अगले बार ऐसा करने में लगाएगा। मगर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। यही चीज हम जाके देखेंगे जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल क्या है, लाइक मोशन ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम को आपने देखा है ऐसे लटका दे तो वो ऐसे ऐसे करके क्या करती है, स्विंग करते रहती है, ऑसिलेट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो एक बार यहां गई फिर यहां जाएगी फिर वापस आएगी तो वो क्या रहेगा, डायग्राम में तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो क्या होगा, सेम टाइम पीरियड लगेगा उसको। एक बार वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करी, अगला साइकिल करने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। अब बहुत सारी पुराने जमाने की क्लॉक्स देखे होंगे जिसमें नीचे में पेंडुलम लगे रहता है, तो ये सब मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। रॉकिंग इन अ क्रेडल। रॉकिंग इन अ क्रेडल का मतलब क्या है कि आप एक देखे होंगे कुर्सी रहती है जिसको छोटे बच्चे लोग को लेके आते हैं, या जो क्रेडल मतलब क्या होगा, वो कुर्सी भी रॉक करती है, और एक छोटा सा बच्चे लोग का रहता है जिसमें बच्चे लोग को ऐसे रख के क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा झूला झूलाते हैं, तो वो भी क्या रहता है, ऐसा क्रेडल रहता है। क्रेडल में जिसमें ऐसे ऐसे स्विंग करता है वो, तो एक ही मीन पोजीशन के अबाउट ही वो क्या करता है, स्विंग करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। स्विंगिंग ऑन अ स्विंग का मतलब जैसे हम झूला झूलते हैं एक तो बैठ के, तो आप देख सकते हैं उसमें भी आप क्या करते रहते हैं, एक प्रकार से ऑसिलेट करते रहते हैं। एक मीन पोजीशन जहां पे आप बैठे वो आपकी मीन पोजीशन हो गई। अब आप आगे पीछे जाएंगे तो आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में और अगली साइकिल भी कंप्लीट करने में सेम टाइम ही लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, आप थोड़ा सा उसको और जोर जोर से झूलना, मतलब और जोर जोर से झूलना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा टाइम पीरियड चेंज होगा, बट लगभग क्या होता है, वो एक प्रकार के ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल रहता है। बोट पिच एंड रोल। बोट पिच एंड रोल का क्या एग्जांपल होता है, आप देखे होंगे बड़ी बड़ी शिप्स में तो नहीं समझ में आता, छोटी छोटी बोट में जब लोग नदी क्रॉस करते हैं तो आप देखे होंगे बोट ऐसे ऐसे हिलती है हल्का हल्का। तो वही बोट के बहुत सारे मोशन होते हैं, ऐसे ऐसे हिलती है, आगे पीछे होती है बोट, तो वो सब क्या है, एक प्रकार के ऑसिलेटरी मोशन है। कोई भी आप बोट में जाएंगे तो देखिएगा ऐसे ऐसे वो क्या करती है, हिलती है। तो यही सब मोशन को क्या बोलते हैं, पिच और रोल बोलते हैं। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती है, तो उन सब मोशन का टाइम पीरियड सेम रहता है कि एक बार जब वो ऐसे ऐसे हुई तो अगली बार भी वो वैसे वैसे होगी। ऐसा नहीं कि एक बार आराम से हुई फिर अगली बार जल्दी से हो गई। तो ये सब मोशन क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। पिस्टन ऑफ अ इंजन। अब गाड़ी के इंजन को कभी अंदर से नहीं देखे होंगे, बट बहुत सारे एग्जाम्पल में और आप टीवी में बहुत सारे इंजन ऑयल्स के एड में देखे होंगे कि पिस्टन कैसे ऐसे ऐसे मूव करता है एक मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के ऑसिलेटरी मोशन है। और इसी में आता है जब थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, जो एक ही पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहे। तो ये हुए 3 प्रकार के मोशन। और भी बहुत सारे प्रकार के मोशंस होते हैं। स्पाइरल मोशन, ऐसे ऐसे घूम के बड़ा होते जा रही है कोई चीज। हेलिकल मोशन, गोल घूमते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। तो मोशन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में क्या क्या जरूरी है उसके हिसाब से देख रहे हैं। पहला हमने क्या देखा कि नॉन रिपीटेटिव मोशन। तो हम पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी था कि ऐसे मोशन जो अपने आप को रिपीट ना करें। किसी बॉल को आप पकड़ के थ्रो कर दें तो ऑब्वियस ही बात है वो वापस तो नहीं आएगी, तो ये क्या है, एक प्रकार का नॉन रिपीटेटिव मोशन है। फिर हमने देखा पीरियोडिक मोशन के बारे में। ऐसे मोशंस जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने आप को फिर शुरू करते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, एक साल बाद वो फिर उतना ही टाइम लेके रिवॉल्व करेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन, जिसमें टाइम पीरियड सेम रहा, जितने बार भी वो रिवॉल्व किया सेम रहा। एक बॉल में आप रस्सी बांध के ऐसे से घुमाएं तो वो एक प्रकार का क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। फिर हमने देखा ऑसिलेटरी मोशन, जो क्या करते हैं, ऐसे से मूव करते हैं एक ही जगह के अबाउट। एक झूले में आप बैठे आगे पीछे हुए तो वो एक ही जगह में ऐसे से क्या करेगा, स्विंग करेगा। ठीक है। 3 हमने देखे कि कैसे प्रकार का मोशन होता है। अब यदि हम फोटोज में देखें तो रेक्टिलिनियर मोशन का आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, दौड़ने वाला। सर्कुलर मोशन का आप वॉल की जो कांटे रहते हैं उसको देख सकते हैं। कैसे सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि कोई एक पॉइंट सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। कोई भी एक पॉइंट सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे आप अपने घर में फैंस को देखेंगे तो फैंस के जो ब्लेड हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्योंकि वो बीच में जो बॉब से कनेक्टेड है उसके अबाउट क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन, एक प्रकार से जब बॉल घूमती है
अब ये बॉल घूम के आगे भी चलने लग जाएगी तो वो रोलिंग मोशन हो जाता है। रोलिंग मोशन दो प्रकार का रहता है, आगे भी चल रही है और वो गोल भी घूम रही है। तो कोई भी चक्का जैसे रोल करता है तो वो दो प्रकार का मोशन करता है, एक तो वो अपनी जगह में रोल भी कर रहा है, ऊपर से आगे भी बढ़ रहा है, तो वो रोलिंग मोशन अलग हो जाता है। फिर पीरियोडिक मोशन के बारे में देखेंगे, या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। यहां पे जो पेंडुलम है वो क्या करेगी, इधर उधर ऐसे ऐसे स्विंग करेगी, इसके अबाउट ऐसे ऐसे स्विंग करेगी। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी हम बोल सकते हैं। मगर कुछ पीरियोडिक मोशंस को हम, बहुत सारे पीरियोडिक मोशंस को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर एक चक्कर एक ही टाइम में कंप्लीट कर रहा है, मगर वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। मगर जितने ऑसिलेटरी मोशन है उसको आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड सेम रहता है, इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। Introduction to oscillation. We can notice number of phenomena in our daily life illustrating oscillation motion. हम अपनी लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना देख सकते हैं जो क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस करते हैं। आप बहुत सारी चीजें देखेंगे तो आपको दिखते रहेगा। एक फोक आता है, टर्निंग ट्यूनिंग फोक बोलते हैं, जिसको आप मारेंगे तो वो ऑसिलेट करके आवाज करने लग जाता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल होता है। एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स मतलब आप देखे होंगे किसका, ऑफ सितार, गिटार। अब जितने भी हमारे अपने गिटार होते हैं वो सब क्या होते हैं, उनमें आप ऐसे करेंगे तो वो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इतना जल्दी वाइब्रेट करती है कि हमें दिखता तक नहीं है, बट वो अपनी एक मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तभी वो साउंड पैदा करती है। और जैसी साउंड आना बंद हो जाएगा वो वापस सेट हो जाएगी अपनी मीन पोजीशन पे। तो एक प्रकार का क्या है, वो स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट ही तो कर रही है। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ऐसे स्प्रिंग यदि कनेक्टेड रहे एक स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग क्या करती है, ऐसे ऐसे क्या करती है, एक ही पोजीशन के अबाउट ऐसे ऊपर नीचे वो करती है, वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है। सेम ही मीनिंग होगा यहाँ पे दोनों का। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हुए जो म्यूजिक निकालते हैं वो सब वाइब्रेशन से ऑसिलेट करके ही क्या करते हैं, वो साउंड निकालते हैं। वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इसी कारण क्या होती है, हमारी आवाज एक दूसरे से ट्रेवल करती है। हम देखते हैं ना एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 एक जगह कंप्रेस होकर एक जगह एक्सपैंड होकर क्या करते हैं, वॉइस को ट्रेवल कराते हैं। इसीलिए किसी कोई बोला तो किसी की दूसरे के कान तक आवाज ऐसी पहुंचती है। एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वाइब्रेशन मोशन है। वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हेल्पिंग इन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल में, तो हमने देखा ही है काइनेटिक थ्योरी में कि वो सब क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और हमने क्यों देखा है, हर एटम, जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस सब के एटम क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक थ्योरी हम पढ़ के आए हैं, तो हमें ये चीज पता चली है कि उसी से बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन होता है। कोई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसके एटम ज्यादा कंपन कर रहे हैं। यही चीज तो हम पढ़ के आए हैं काइनेटिक थ्योरी से। तो हम जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो सब एटम्स क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं अपनी पोजीशन पे। वो भी क्या एक प्रकार का ऑसिलेशन मोशन है। अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन सॉलिड। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जिस पोजीशन के अबाउट वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब एट द एंड जब उनके पास ताकत खत्म हो जाए तो वो जिस जगह में आके रुक जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ओरिजिन, उसी को हम बोलते हैं कि जिसके अबाउट वो आगे पीछे हो रहे हैं, वो पोजीशन के अबाउट। ऑसिलेटरी मोशंस ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज के बारे में हम देखें तो हमारे घर में जितनी भी बिजली आती है, सब जो एसी करंट होता है वो सब क्या होती है, वेव्स होती है। कैसे वेव्स होती है वो, एसी करंट कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वेरी करते रहता है। थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा नेगेटिव होगा। ये क्या है, एक प्रकार के ऑसिलेशन मोशन का ही एग्जांपल है। आगे जाके आप 12th में देखेंगे तो एसी करंट को बहुत सारी जगह आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर देखे बोलेंगे। तो जितने भी हमारे घर में करंट आते हैं सब एसी करंट रहता है, और वो उसकी साइकिल ऐसी बनती है, कुछ सेकंड तक वो पॉजिटिव रहेगा और कुछ सेकंड तक वो नेगेटिव रहेगा। और हमारे घर में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। मतलब एक सेकंड में वो 50 बार ऐसे साइकिल बनाएगा, तो ऐसे आती है। अमेरिका में आप देखेंगे तो वहां 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ऑसिलेशन ही है, जो भी एसी वोल्टेज है। और जो दूसरे प्रकार का जो करंट होता है, जो हमारे घर में खिलौनों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, वो डीसी करंट होता है। वो बस ऐसे ही साइकिल बनाता है, पॉजिटिव ही साइकिल बनाता है, तो वो ऑसिलेटिंग नहीं है। मगर जितना भी एसी करंट हमारे घर में आता है वो सब क्या है, एक प्रकार से ऑसिलेशन मोशन का एग्जांपल है। पॉजिटिव टू नेगेटिव वो हमेशा क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है। गोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन कैसे बोलते हैं, कि जिसके अबाउट वो ऐसे कर्व बनाया,
तो ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पोजीशन है बीच वाली, इसी को मीन पोजीशन है। थोड़ा सा बड़ा मैक्स वैल्यू गया, फिर कम हो गया, फिर नेगेटिव वैल्यू गया। तो जब भी कोई चीज एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे वाइब्रेट करती है तो हम क्या ले लेते हैं, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे हम एक्सिस में लेते हैं, इस तरफ गया तो कितना पॉजिटिव गया, फिर जीरो में आ गया, फिर इस तरफ गया तो कितना नेगेटिव गया, फिर जीरो में आ गया। तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव लेके हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को आगे देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी। ओके, अब देखते हैं मेन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। मतलब आप कहीं से भी, मतलब जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, तो वो पर्टिकुलर एक टाइम में ही रोटेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। आप एक सर्कल में एक पर्टिकुलर स्पीड से कार चला रहे हैं, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि एक सर्कल लेने में आपको जितना टाइम लगेगा, अगला सर्कल लेने में भी उतना टाइम लगेगा, यदि सेम स्पीड से कार चला रहे हैं तो ऐसे मोशंस क्या होंगे, जो रेगुलर इंटरवल में क्या होंगे, वापस अपने आप को रिपीट करेंगे। जैसे जो एसी वोल्टेज है वो भी रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक पेंडुलम जब स्विंग होती है तो वो क्या होगी, जितना टाइम उसको एक साइकिल कंप्लीट होने में लगेगा, अगला साइकिल कंप्लीट करने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल देखें तो रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। अब ये भी एक एग्जांपल है कि अर्थ भी क्या करता है, रोटेट करता है अपने पोलर एक्सिस के अबाउट। मतलब ऐसे हल्का सा टिल्टेड रहता है वो, जो ऑब्लिक्विटी रहता है 25.3 डिग्री कुछ का क्या रहता है, वो टिल्टेड रहता है। तो वो क्या करता है, अर्थ अपने एक्सिस में क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अबाउट क्या करता है, गोल गोल रोटेट करता है। इसी के कारण तो हमारे यहाँ पे वो होता है, दिन और रात होती है। हर प्लेनेट का रिवॉल्यूशन अलग है, तो वहां पे डे और नाइट का टाइम अलग है। तो अर्थ भी जो रिवॉल्व करता है, वो भी आप देखेंगे एक दिन में अर्थ पूरा रिवॉल्व कर लेता है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी दिन अर्थ रिवॉल्व करने में 2 दिन लगाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इतने सालों से वो हमेशा एक दिन में ही अपना पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है उसका। उसको अर्थ को एक बार पूरा रिवॉल्व करने में एक ही दिन लग रहा है, और सालों से उसको एक ही दिन ही लग रहा है एक बार पूरा दिन और रात करने में। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन, कि ओरिजिनली डेफिनेशन क्या होता है। अ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करेगी। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे मूव करना, और बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे ही सेम वाला चीज ना, रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और ये भी कैसे करेगी, फिक्स पॉइंट पे तो करेगी, मगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में करेगी। मतलब जितने बार में आगे पीछे हो रही है एक बार, अगला भी उतना ही टाइम लगाएगी आगे पीछे होने में। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव करते रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बोल सकते हैं इसको हम। जैसे अब यदि हम डायग्राम बना के देखें, तो यदि हम एक पेंडुलम ले लें, यदि सिंपल सा एग्जांपल लें अपन, और एक पेंडुलम ले लें इसको ऊपर से फिक्स्ड है, तो जिसके भी अबाउट वो रोटेट करेगी, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगी उसकी मीन पोजीशन, या हम उसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो क्या करेगी, इधर इधर पे ऐसे क्या करेगी, वो रोटेट करेगी, इधर इधर पे वो ऐसे रोटेट करेगी। तो ये जो मीन पोजीशन है, और एक बार ये इधर से आके जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी, उसमें जितना टाइम लगेगा अगले साइकिल में भी उसको क्या लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और जो एंड वाले पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, जहां पे क्या रहती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है। एग्जाम्पल देखें हम, तो याद रखना जो बीच का जो पोजीशन है, जिस पोजीशन के अबाउट वो आगे होगी फिर पीछे होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, ये पोजीशन काम आएगी हमारी। एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक पेंडुलम को मोशन देखें हम, जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करती है, स्विंग करते रहती है हमेशा। तो पेंडुलम यदि एकदम बैलेंस रहा तो एक बार उसको छोड़ दो तो वो क्या करते रहेगा, वैसे ही बार बार करते रहेगा और कभी रुकेगा नहीं। अब बहुत सारे ऐसे सेट्स देखे होंगे घर में सजाने वाले, जिसमें से 4 पेंडुलम का सेट रहता है जो कंटिन्यूअसली मूव करते ही रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेशन मोशन, कि दोनों के बीच में क्या है, कंपैरिजन क्या है। पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेशन मोशन। एवरी ऑसिलेशन मोशन इज पीरियोडिक। जितना भी ऑसिलेशन मोशन होगा सब क्या होगा, पीरियोडिक होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, तो वो एक सर्कल लेने में जितना टाइम लगाएगी अगला भी उतना ही टाइम में लगाएगी। पीरियोडिक कैसा? जैसे अर्थ सन के अराउंड एक साल में ही रिवॉल्व करता है, तो वो हर बार एक साल में ही रिवॉल्व करता है। तो हर ऑसिलेशन मोशन क्या होता है? पीरियोडिक होता है। ये मेन चीज है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। मगर हर पीरियोडिक जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल वही रिवॉल्यूशन अर्थ वाला। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको आप ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते, उसको आप पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड उसका सेम है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। प्लैनेट का मोशन पीरियोडिक है मगर वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। बॉडी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन हैज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन समवेयर ऑन इट्स पाथ। अब ये जो बोल रहा है पीरियोडिक मोशन, तो यहां पे वो एक प्रकार से क्या मेंशन करना चाह रहा है कि वो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ही बोल रहा है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन तो कंटिन्यूअसली होते रहेगा, तो ऑसिलेटरी मोशन को भी हम पीरियोडिक बोल सकते हैं, इसलिए इस लाइन में क्या है? पीरियोडिक मोशन है। तो एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करेगी, हैज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन समवेयर ऑन इट्स पाथ, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी उसके पाथ में। जैसे एक पेंडुलम है, ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, तो उसको यहां पे लाके छोड़ दिए एकदम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तब वो स्विंग नहीं करेगा। आपको उसको फोर्स देनी पड़ेगी, तब वो बार बार वापस ऑसिलेट होना क्या कर देगा? चालू कर देगा। The body at this position during the motion, no net force act on it। और इस पोजीशन पे यदि बॉडी रही अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, तो कोई भी नेट फोर्स उसमें एक्ट नहीं कर रही होगी। यदि एक पेंडुलम सिर्फ लटका हुआ है तो उसमें कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मगर आपने उसको एक बार ऐसे स्विंग कर दिया तो क्या होगा? वापस रिस्टोर फोर्स लगेगी, फिर वो इनर्शिया के कारण ऊपर चले जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो ऐसा, तो जब कोई बॉडी मीन पोजीशन पे रहेगी तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगती रहेगी। सेम ऐसा वाइब्रेशन में भी, यदि वो अपने मीन पोजीशन पे आ गया तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगती रहेगी। इसको आप बॉडी के टेम्परेचर से कैसे समझ सकते हैं कि यदि किसी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है, मतलब 0 केल्विन, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे रुक जाएगा, फिर वो वाइब्रेट नहीं करेगा, जो पॉसिबल नहीं है 0 केल्विन तक जाना। सो इफ इट इज लेफ्ट देयर एट रेस्ट, इट रिमेन्स देयर फॉर एवर। यदि किसी बॉडी को हम ऑसिलेटरी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पे छोड़ दें तो वो हमेशा क्या रहेगी? अपने मीन पोजीशन पे ही रह जाएगी, आगे पीछे मूव नहीं करेगी। मगर हल्का सा भी उसको हम क्या कर दिए? डिफ्लेक्ट कर दिए, तो वो क्या होने लग जाएगी? ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगी। सेम इसका आप एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, गिटार का स्ट्रिंग। यदि नॉर्मल गिटार रखा हुआ है तो वो अपने आप थोड़ी ना आवाज देता है, अपने आप थोड़ी ना साउंड निकालने लग जाता है, नहीं निकालने लग जाता है, मगर आपने उसको एक बार हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया तो वो पूरा साउंड प्रोड्यूस करेगा और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक जो गिटार रखा हुआ है उसके सारे स्ट्रिंग्स क्या है? इनिशियली मीन पोजीशन पे है। जब आप उसको बजाना चालू किए तो आप सबकी मीन पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वापस रिस्टोर हो जाएगा अपनी मीन पोजीशन पे। तो यही चीज हम क्या देखेंगे? आगे जाके देखेंगे कि कैसे डैम्ड हो रहा है, ये सब चीजों के बारे में। तो इफ द बॉडी इज गिविंग सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ए फोर्स कॉल्ड रिस्टोरिंग वन कुड कम्स इनटू प्ले। अब यदि किसी बॉडी को हम सेम जैसे हमने गिटार वाला देखा, यदि आप उसने डिस्टर्ब कर दिया तो जब भी आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे उसकी मीन पोजीशन से, एक रिस्टोरिंग फोर्स आना शुरू हो जाएगी। एक पेंडुलम को आपने ऐसे कर दिया, ऊपर ले जाके छोड़ दिया, तो उसको रिस्टोर करने की एक फोर्स हो जाएगी, फिर ये अपनी इनर्शिया के कारण ऊपर चले जाएगा, तो यहां से फिर उसको फोर्स रिस्टोर करेगी मीन पोजीशन पे। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है बार बार उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, उसी के कारण क्या होने लग जाएगा? वो ऑसिलेट और वाइब्रेट होने लग जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे है तो वो ऑसिलेट नहीं करेगी, मगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया उसकी ऑसिलेशन से, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स प्ले में लग जाएगी। जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, आपने उसको एक बार क्या कर दिया? हल्का सा वाइब्रेट कर दिया, तो वो अपना साउंड प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस ही करते रहती है साउंड। एक बार आपने हिट कर दिया, वो वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाती है ना। तो इसका मतलब जब भी आप एक गिटार की स्ट्रिंग को हिलाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होनी चालू हो जाती है, वो अपना पूरा साउंड प्रोड्यूस करता है और फिर गिटार अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, ताकि अगले बार फिर उसको डिस्टर्ब कर सके। तो कुछ चीजें ऐसी बनाती है जो सट से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए, कुछ चीजों को ऐसे बनाते हैं जो अपनी जल्दी मीन पोजीशन पे ना आए। जैसे एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे जल्दी नहीं आता, बट एक गिटार की स्ट्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे साए से आ जाती है अपना साउंड प्रोड्यूस करके, क्योंकि अगले बार के लिए उसको रेडी रहना है। ट्राइज टू ब्रिंग बैक बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन कॉजिंग ऑसिलेशन। और यही प्रोसेस क्या होता है? बार बार रिपीट होता है, जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। पेंडुलम में कुछ जगह में क्या होता है? डैम्ड हो जाता है। तो ये है दोनों के बीच का फर्क। तो मतलब मेन फर्क क्या है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे, मगर सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते। तो यहां का मेन चीज। और
रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, अब पीरियड देखते हैं, तो पीरियड क्या होगा, दोनों में आएगा। टाइम पीरियड एक प्रकार से हम बोले किसमें आएगा, ये ऑसिलेटरी मोशन में भी आएगा, पीरियोडिक मोशन में भी आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे अभी, तो टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी। तो अब हम देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में कि क्या होता है पीरियड। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच a periodic motion is repeated is called period। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी आपको क्या होगा समझ में आएंगे। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें क्या होता है, कोई भी पीरियोडिक मोशन अपने आप को पूरा कंप्लीट कर लेता है। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे सिंपल मेन एग्जांपल ले फिर हम अर्थ के रोटेशन का, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, अर्थ के रोटेशन का 1 साल, सन के अराउंड वो 1 साल में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेगा। अपने एक्सिस में रिवॉल्व करने का टाइम क्या है, 1 डे। 1 डे में वो क्या करेगा, अपने एक्सिस में वो पूरा रिवॉल्व कर लेगा। तो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज को हम एक्स्ट्रा और डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उसको वापस अपना टाइम कवर करने में और टाइम लगता है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल, जब उसका एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जा रही है, वो क्या है, सबसे छोटा इंटरवल, तो वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल 1 सेकंड हम लेते हैं, क्योंकि जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है या वाइब्रेट करती है, तो वो 1 सेकंड में भी बहुत बार कर लेती है। तो हम स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या लेते हैं, इनिशियली सेकंड लेते हैं। कहीं कहीं पे हम इसको चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड एंड डिनोटेड बाय सिंबल टी। टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करेंगे, सिंबल टी से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हर जगह न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करने के लिए, कि इस बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इस ऑसिलेटरी मोशन, इस पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड से आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक बार एक साइकिल उसकी कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब हर जगह में अलग अलग हिसाब से चेंज होता है, देखते हैं कैसे। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शुड हैव ए वेरी हाई रेंज ऑफ एक्यूरेसी। जो भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहता है अलग अलग मोशन के हिसाब से, उसकी एक्यूरेसी एकदम हाई रेंज होनी चाहिए। सो इट यूनिट्स वेरीड विथ नेसेसिटी। तो उसकी यूनिट क्या होती है, वेरी करते रहती है जरूरत के हिसाब से। कैसे, एग्जाम्पल में देखें तो हम फर्स्ट वाला हम एग्जांपल देखें तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, जब कोई भी चीज क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है अपनी पोजीशन पे, ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल मतलब क्या, कि सॉलिड के अंदर के जो क्रिस्टल्स होते हैं क्वार्ट्ज के अंदर के, उसका यदि हम देखें कि वो कितने वाइब्रेट करते हैं कितने सेकंड्स में, इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ माइक्रो सेकंड्स। माइक्रो सेकंड्स में देखना पड़ता है, क्योंकि 1 सेकंड तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -6 सेकंड्स में हम उसकी देखें तो वो 10 टू द पावर -6 सेकंड्स में क्या कर लेते हैं, वो अपना एक रिवॉल्यूशन ही एक बार वाइब्रेट कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में तो वो कई बार कर लेंगे। आई म्यू एस, म्यू क्या बताता है हमारा, माइक्रो, और एस हमारा सेकंड्स बताएगा। दूसरा देखें हम, टाइम पीरियड अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगह में चेंज होते रहता है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड प्लैनेट मर्क्यूरी का यदि हम देखें टाइम पीरियड, तो उसका कितना है, 88 अर्थ डेज लगाता है वो। मतलब अर्थ में जितना 88 डे जब कंप्लीट होगा, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, सन से पास में है तो वो अपना क्या करेगा, पूरा रिवॉल्व करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या बोले, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया वो 88 डेज में, तो ये क्या हुआ, मर्क्यूरी का टाइम पीरियड हुआ। अब चेंज हुआ, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में इतना जल्दी वाइब्रेशन होता है कि वहां हम टाइम पीरियड डेज में तो बोल ही नहीं सकते, वहां तो हमें माइक्रो सेकंड्स में लेना पड़ेगा। अब प्लैनेट बहुत टाइम लगाता है, तो यहां पे सेकंड्स में बोलेंगे तो कितना सेकंड्स बोलना पड़ेगा, 88 डेज को। तो हर जगह यूनिट हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से। ऐसे भी हम देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस का अलग अलग एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है। फिर उसके बाद देखें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ हार्लेस कॉमेट। एक कॉमेट होता है जो हर 76 ईयर्स में क्या होता है, हमें देखने मिलता है, इज 76 ईयर्स, सो इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। एक हार्ले कॉमेट है। कॉमेट्स क्या होते हैं, एक प्रकार के जैसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उन्हीं का अलग साइज वाला अलग रूप। एस्ट्रॉइड्स क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे जितने एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। आप देखे होंगे कि जुपिटर के बाद जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वो पूरी बेल्ट सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, हम बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एस्ट्रॉइड्स आके सीधा सन में घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो होते हैं। सन के पास वो स्पीड से आएंगे तो रिवॉल्व करके फिर चल देते हैं। तो एक हार्ले कॉमेट है, जिसको किसने, हार्ले जी ने ही बताया था कि वो क्या होगा कॉमेट। वो कॉमेट हर 76 ईयर्स में क्या रहता है, हमें देखने को मिलता है अर्थ में देखे तो इसका मतलब वो 76 ईयर्स में क्या करता है, एक बार सन के पास चक्कर लगाता है 76 ईयर्स में। आप सोच सकते हैं
तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार इस कॉमेट को देखेगा, या बहुत ज्यादा लकी हुआ तो 2 बार इस कॉमेट को वो देख सकता है, जब वो अर्थ के आसपास से, जिसको हम देख सकते हैं वहां से, मतलब व्यू रेंज से जब वो गुजरेगा। तो अब आप देख सकते हैं इस 76 ईयर्स को हम सेकंड्स में नहीं बोल सकते, इसका टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड को इसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा 76 ईयर्स। तो ये हुआ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एग्जाम डेफिनेशन क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक पीरियोडिक मोशन अपने आप को कंप्लीट करता है, अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, अब टाइम पीरियड के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या हम बोले वाइब्रेशन, परफॉर्म्ड बाय ए ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन अंडर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड्स में वो कितना वाइब्रेट कर ले रही है, यही क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है। जैसे हमारे घर में जो एसी की सप्लाई आती है वो क्या आती है, 50 हर्ट्ज आती है। 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि जो एसी की एक साइकिल होती है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक सेकंड में वो ऐसी साइकिल 50 बार बना लेगा। वो 50 बार ऐसे से वो क्या कर लेगा, साइकिल अपनी रिपीट कर लेगा। तो यही फ्रीक्वेंसी, मतलब लीस्ट यूनिट क्या देखते हैं हम, पर सेकंड। पर सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, एक यूनिट टाइम, सबसे छोटा टाइम क्या होगा, सेकंड्स होगा। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बोले। एक पेंडुलम जब एक सेकंड में यदि बहुत स्पीड से स्विंग कर रही है तो एक सेकंड में कितना करेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय ए ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट मतलब ये इसकी मीन पोजीशन, जहां पे उसको छोड़ दिए तो वैसी रह जाएगी, मगर वो मीन पोजीशन से क्या कर रही है, डेविएट हो रही है इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। कोई किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो एक सेकंड में बहुत ज्यादा बार वाइब्रेट कर दे रही है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो वो एक सेकंड में 1-2 बार ही वाइब्रेट कर रही है, ऐसा। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है, हर्ट्ज में इसको हम बोलते हैं। 50 हर्ट्ज बोले एसी करंट का जो हमारे घर में आता है, तो एक सेकंड में वो 50 बार अपनी साइकिल कंप्लीट कर दे रहा है। ऑन द नेम ऑफ द हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जो थे, इन्होंने क्या करी थी, रेडियो वेव डिस्कवर करी थी। रेडियो वेव्स की यूनिट हमने क्या देखी, हर्ट्ज में होती, तो हर्ट्ज जो यूनिट आई उन्हीं के नाम से आई। हु डिस्कवर रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स होती है, कोई भी मतलब कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियो वेव्स होती है। और रेडियो वेव्स की खासियत क्या होती है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। मतलब जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जितने भी स्पेसशिप होते हैं वो सब आपस में रेडियो वेव से ही कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स क्या है, बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी रहती है। द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और बहुत बार हम ऐसा निकालते हैं कि यदि हमें टाइम पीरियड पता चल गया है, टाइम पीरियड मतलब उसकी एक साइकिल कितने देर में हो रही है, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ये क्या है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है हर बार फ्रीक्वेंसी निकालने का, और आप इसको हर बार यूज भी करते होंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इट इज डिनोटेड बाई, कहीं कहीं पे V से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं पे F से भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तो हम दोनों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे V लिख दिया, F से भी फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह डिनोट करते हैं और V से भी डिनोट करते हैं। तो यदि हमें टाइम पीरियड पता है तो टाइम पीरियड को जस्ट हम रेसिप्रोकल कर दें तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। या फ्रीक्वेंसी पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बता रही है एक सेकंड में वो कितने बार वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। अब यदि एक हर्ट्ज के बारे में देखें, 1 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 HZ से। इसका मतलब क्या होगा, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। किसी की फ्रीक्वेंसी यदि 1 हर्ट्ज हुई तो इसका मतलब वो एक सेकंड में एक बार ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। मीन पोजीशन ये है उसकी, पॉजिटिव गया, नेगेटिव गया, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, तो ये एक सेकंड में ही हुआ, तो क्या हो जाएगी उसकी, हर्ट्ज एक सेकंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ऑसिलेशन पर सेकंड तो 1 सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि पर सेकंड, सेकंड नीचे में आ रहा है, तो ऐसे कैसे बोलेंगे, 1 पर सेकंड है तो सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर हम -1 ऐसे लिख सकते हैं, जो बहुत सारी यूनिट्स आप अपनी बुक में देखते होंगे। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेटरी मोशन, अब किसी ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, किसी ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है मतलब वो एक सेकंड में बहुत बार ऑसिलेट कर ले रहा है, बहुत बार, जैसे एटम्स करते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर बहुत तेजी से ऑसिलेट करते हैं, देन मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन। जब किसी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। जैसे एक पेंडुलम
ऐसे ऑसिलेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 सेकंड में वो कितने बार कर रहा है या 1 सेकंड में ज्यादा कर रहा है। इतना तेजी से करे वो ऑसिलेट, इतना तेजी से वो ऐसे मूव करे कि हमें दिखाई तक ना दे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे। तो ऐसा ऑसिलेटर मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। और वाइब्रेशनल मोशन भी एक प्रकार का क्या होगा, पीरियोडिक मोशन ही होगा, क्योंकि वो हर साइकिल में सेम टाइम पीरियड लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन क्या रहता है, आपकी टेक्स्ट बुक में हमेशा रहता है और एक एकदम बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोलता है। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट एट 75 टाइम्स इन ए मिनट। एक एवरेज की बात करें तो जो इंसान का हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो क्या करता है, 75 टाइम्स क्या लेता है, बीट लेता है, मतलब 75 टाइम्स धड़कता है एक मिनट में। एक मिनट में 75 बार वो क्या करता है, धड़कता है। कैलकुलेट इट्स बीट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। क्या निकालना है हमें कि हार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है धड़कने की और उसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड का मतलब कि वो एक बार धड़कने में, एक बार ऐसा आगे पीछे होने में, हल्का सा ऑसिलेट होने में कितना टाइम लेता है, तो ये चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या हमें डाटा गिवन है। फर्स्ट हमें गिवन है कि एक मिनट में ह्यूमन हार्ट एक मिनट में कितने बार बीट करता है, 75 बीट्स, मतलब एक मिनट में 75 बार वो धड़कता है। ठीक है, अब इसी को यदि सिंपल फॉर्म में देखें तो एक मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब 60 सेकेंड में क्या होगा, 75 बीट्स होगी उसकी। सेम एक मिनट को ही चेंज करके बोल रहे हैं। ठीक है, अब जब 60 सेकंड में वो 75 बार धड़क रहा है तो एक सेकंड में कितने बार धड़केगा। एक सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 75/60 कर देंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25। और क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट हम क्या बोलेंगे, बीट्स पर सेकेंड। अब पर सेकंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब हम यहां पे डिवाइड किए तो यहां पे जो 60 है ये क्या है, सेकंड्स में, तो यही क्या आ गई, मतलब एक सेकंड में वो 1.25 टाइम्स क्या हो रहा है, धड़क रहा है। ऑब्वियसली बात है 1.25 मतलब वो क्या होता है कि एक प्रकार से सही वैल्यू रहती है उसकी, क्योंकि वो 0.25 मिलेगा तो वो पूरा 75 बन जाएगा एक मिनट में। तो ये क्या हुआ, एक सेकंड में वो 1.25 टाइम्स धड़क, 1.25 टाइम्स क्या हो रहा है, बीट कर रहा है। तो यही क्या बताएगा, यही तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी यही तो बताती है कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। तो एक सेकंड में कितना, 1.25 टाइम्स धड़क रहा है। तो यही क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेट किया। यही क्या बताती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बताती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बीट्स पर सेकंड। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करें या वी से डिनोट करें, किसी से भी डिनोट करें, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 1.25, और पर सेकंड मतलब क्या, हर्ट्ज। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी दिल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.25 टाइम्स 1.25 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट यदि हम टाइम पीरियड निकालें, नेक्स्ट यदि हम टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड मतलब एक बार जब वो धड़कता है तो उसको कितना टाइम लगता है एक बार धड़कने में। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम ये क्या होगा, अपोजिट होगा फ्रीक्वेंसी का, एफ बोले या इसको वी भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे फ्रीक्वेंसी का। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, 1/1.25। ओके, और यूनिट क्या है, नीचे में यूनिट रखी हुई है सेकेंड इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। बिल्कुल, तो ये सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो चले ही जाएगा, इसके पास भी वो नीचे रखा हुआ है, मतलब ऊपर में सेकंड आ जाएगा। इस सेकंड इनवर्स का मतलब क्या है, ऊपर सेकंड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा हमारा, 1/1.25। तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ पे 0.8 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे, 0.8 सेकेंड्स। इसका मतलब वो क्या बोला कि एक बार धड़कने में उसको 0.8 सेकेंड्स लगता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बता रही है कि एक सेकंड में वो कितना कर सकता है। तो एक बार टाइम पीरियड क्या बताएगा, एक साइकिल उसको कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड्स यहां पे लगेंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी निकालने का और टाइम पीरियड निकालने का। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, अब हम ऑसिलेशन मोशन में आगे बढ़ने लग जाएंगे। ऑसिलेटरी मोशन, इसके पूरे कंसेप्ट देखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखेंगे, फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो इन जनरल द नेम डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू ए चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल की जब पोजीशन चेंज हो रही है एक जगह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब किस जगह से कहां तक गई। ओरिजिन इंपॉर्टेंट रहता है यहां पे हमेशा, कि कौन से पोजीशन पे था और कहां गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ हमें पता चल जाएगा। एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक गया और यहां का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। In oscillation, we use term displacement as change in position with respect to मीन पोजीशन। अब यदि हम ऑसिलेशन में बात करें तो ऑसिलेशन में हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसकी मीन पोजीशन के साथ वो कहां चेंज कर रहा है। यदि कोई पार्टिकल है, ये उसका ओरिजिन है और वो डिस्प्लेस किया यहां तक, ये पॉइंट में आ गया, तो हम बोलेंगे कि मीन पोजीशन से इसका यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स। फिर वो क्या करेगा, वाइब्रेट करके ऐसे आएगा, फिर इस पोजीशन पे आ गया, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस क्या है, माइनस एक्स। तो हम कहां से नापेंगे उसकी पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, उसके ओरिजिन से नापेंगे। एक पेंडुलम कितना स्विंग हुआ तो उसको कैसे मानेंगे हम, जहां पे है वहां से उसका एंगल कितना चेंज हुआ। तो मीन पोजीशन से हम क्या करते हैं, ऑसिलेशन पे डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी जिसको बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, कि जो उसकी मीन पोजीशन मतलब कहां, जहां पे उसको कोई फोर्स नहीं लग रही है। मतलब मीन पोजीशन पे यदि हम उसको छोड़ दिए तो वहीं रह जाएगा बिना कुछ हिले, मगर डिस्टर्ब कर दिए तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी और वो ऑसिलेट होने लग जाएगा। तो वहां से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं। देखें यदि हम एक एग्जांपल में देखें तो इलस्ट्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि हम इसको कैसे एग्जांपल से देख सकते हैं। कंसीडर ए ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। एक मानते हैं कि एक ब्लॉक क्या है, एक स्प्रिंग से अटैच्ड, ठीक है। एट वन ऑफ इट्स एंड्स, अपने एक कोने से वो क्या है, स्प्रिंग से अटैच्ड है। एंड अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड टू ए रिजिड वॉल, और जो स्प्रिंग का अदर एंड है वो क्या है, एक दीवार के साथ चिपका हुआ है, मतलब लगा हुआ है। जनरली इट इज कन्वीनियंट टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से करें, वाई से करें, एक्स से कर दिए डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए एक्स से डिनोट कर दिए। एज द डेविएशन ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन विथ टाइम। ऑब्वियस ही बात है। तो अब यहां पे यदि हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये क्या है, उस पोजीशन एक्स है उसकी, ठीक है। अब क्या होगा, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो ये बोल देंगे हम उसकी मीन पोजीशन हो गई। यहां पे क्या हो गई, उसकी मीन पोजीशन हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पे क्या हुआ, ये अपनी मीन पोजीशन से मूव कर दिया, तो यहां पे ये जो पोजीशन है कितना एक्स कम हुआ, उसको हम माइनस कर देंगे यहां से। तो कोई भी रेफरेंस से हम देख सकते हैं, ये ब्लॉक क्या हो सकता था, ब्लॉक आगे भी बढ़ सकता था। तो ये अपनी पोजीशन से जितना भी इधर उधर मूव करेगा उसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये कंप्रेस किए तो वापस रिस्टोर हो जाएगा, जब तक दबा के रखे हुए तो कितनी उसकी मीन पोजीशन से वो मूव किया। फिर उसके बाद आगे ले गए तो आगे उसकी मीन पोजीशन से वो कितना मूव किया, तो कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है, हम कहीं से भी मान सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट जनरली ऑसिलेशन में हम उसका ओरिजिन वहीं पे लेते हैं। इस फिगर में क्या हुआ है, यहां से लिया हुआ है, तो यहां से अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दबा तो उतना हिस्सा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, खींचे तो उतना हिस्सा उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मीन पोजीशन से वो कितना डेविएट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे मूव किया और ऐसे मूव किया, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल चीज के लिए हुआ, जब कोई चीज एक्स एक्सिस में रखी हुई है। यदि एक पेंडुलम मूव करेगा तो पेंडुलम को हम कैसे मेजर करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मेजर करेंगे कि कितना एंगल टर्न्ड हो रहा है, उसका कितना एंगल वो मूव कर रहा है। इन सिंपल पेंडुलम द डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल इट्स एंगुलर डेविएशन थीटा, कितना वो हुआ फ्रॉम द वर्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेशन विथ टाइम एज गिवन इन द डायग्राम बिलो। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे हम क्या बोलते हैं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है। हम आगे जाके ऐसा लिखेंगे, एफ को मान लिए कि ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स से डिनोट किया, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी। डिस्प्लेसमेंट है बस वो कि कितना पोजीशन वो मूव कर रहा है, और साथ में ऐसा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऐसा टी लिखेंगे।
मतलब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है टाइम का। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज मूव करेगी तो टाइम के साथ ही तो मूव करेगी, क्योंकि टाइम तो रुक नहीं सकता, टाइम आगे बढ़ते ही रहेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगा टाइम का, क्योंकि जब कोई भी चीज डिस्प्लेस होगी उसका डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम तो ऑलरेडी चेंज हो ही रहा है, ना भी हो तो भी टाइम चेंज होगा ही होगा, तो टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है। तो हम बहुत बार ऐसा आगे जाके बोलेंगे कि कैसा भी पोजीशन चेंज हो, उसका एंगुलर पोजीशन भी चेंज हो, तो टाइम तो एक एक सेकंड आगे बढ़ रहा है, तो आगे जाके हम ऐसी टर्म यूज करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम में भी हम उसको देखेंगे। अब यदि डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल के बारे में एक नोट देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। और एक फंक्शन ऑफ टाइम तो उसको मानते ही हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कोई चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो टाइम तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि टाइम तो हर एक एक सेकंड आगे बढ़ जा रहा है, मगर उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों लेते हैं। ऐसा हम कैसे लेते हैं? क्योंकि मीन पोजीशन को हम 0 मान लेते हैं। अब मान लिए कि इधर मूव किया, तो इधर यदि मान के चल के 1 मीटर गया तो हम बोलेंगे प्लस एक्स गया, प्लस एक्स 1 मीटर गया। और यदि मीन पोजीशन से इस तरफ गया तो इधर के कोऑर्डिनेट को हम माइनस मान लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुई। नेगेटिव हुई का मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव से हम क्या देख सकते हैं? डायरेक्शन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं मेन हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो ये चीज समझना क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन? द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है टाइम का। इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मीनिंग बोलते हैं डिस्टेंस। किसी का भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि टाइम चेंज ना हो? बिल्कुल होगा भाई, एक एक सेकंड टाइम तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर सकते हैं? टाइम का फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा है। ऐसा द फंक्शन which repeat its value in regular interval of time is called periodic function। एक ऐसा फंक्शन, मतलब वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी जो टाइम का फंक्शन होगी, और वो क्या करेगा? रेगुलर इंटरवल में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। जैसे पीरियोडिक मोशन है वैसी फंक्शन, बस क्या होगा यहाँ पे हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन लेके इक्वेशन के फॉर्म में बात करेंगे। तो जो भी ऐसा भी फंक्शन, जो भी चीज, फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? एक प्रकार से हम नॉर्मली बोल सकते हैं, जैसे एफ मान लिया, हम डिस्प्लेसमेंट को एफ से डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस एफ। और टाइम का फंक्शन तो होगी ही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब कोई चीज का डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, तो टाइम तो चेंज होगा ही होगा, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? एक ऐसा लिख दिया हम, इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो गई। टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है। और ऐसा फंक्शन, जो फंक्शन रहेगा वो क्या करता है? यदि अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, वैल्यू एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इतना टाइम हुआ तो अपनी वैल्यू फिर से रिपीट कर लिया एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। अभी हम इक्वेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाय, एकदम सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? जो साइन कर्व और कॉस कर्व होते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिराइव करते हैं। ये एक समझना चीज क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने देखा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो क्या करेगा? टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बोले तो वो क्या होगा? एक प्रकार से पीरियोडिक मोशन को शो करेगा। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? अ फंक्शन which that repeats its value in regular interval। मतलब एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल में वो क्या करेगा? अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। एग्जाम्पल देखें हम इसका कि ऐसा क्या फंक्शन हो सकता है जो रेगुलर इंटरवल में अपनी वैल्यू को रिपीट करे। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या होते हैं? जो साइन कर्व होता है, कोसाइन कर्व होता है, इसके बारे में। और ये क्या करते हैं? अपनी वैल्यू को 2 पाई में रिपीट करते हैं।
अभी हम कर्व बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। विच रिपीट रिपीट्स, और अच्छे से लिखते हैं, एट विच रिपीट्स एट इंटरवल ऑफ 2 पाई। हर 2 पाई में वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और रेडियन लिखते हैं तो भी ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, हमें समझ में आएगा कि वो हर 2 पाई में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक होता है साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइन कर्व भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। अब साइन कर्व और फंक्शन कैसा रहता है, यदि हम एक कर्व प्लॉट करें ऐसा, तो जो साइन कर्व होगा वो क्या होगा, साइन कर्व अपना ओरिजिन से चालू होता है। ये वाला क्या है, हमारा ओरिजिन O, और यहां पे वो कैसे वेरी करेगा, एसी टाइप, जैसे एक एसी करंट का रहता है। तो वो अपनी वैल्यू कैसे रिपीट करेगा, वही चीज हम डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या बन गया, मान के चलते हैं हमें कर्व बन गया, ठीक है। दोनों कर्व क्या है, सेम है। अब यदि हम यहां पे इसकी वैल्यू प्लॉट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट 0, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या आई, 2 पाई, ओके, 2 पाई हो गया। अब फिर अगला वाला ये क्या हो जाएगा, 3 पाई, और ये क्या हो गया, 4 पाई। तो आप देख सकते हैं 2 पाई हुआ, 2 पाई के बाद वो फिर अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाएगा। कैसे रिपीट करने लग जाएगा, आप देख सकते हैं 0 में था वो पहले, ऊपर जितना बढ़ रहा है उसको हम ले रहे हैं। तो एक 2 पाई में आया, फिर 2 पाई जैसे ही हुआ फिर से वो अपने लाइन से शुरू कर दिया 0 से, फिर से 4 पाई में आके वो 0 हो गया। तो यहां से आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, एक बार उसका क्या हुआ, एक इंटरवल यहां तक हुआ, एक साइकिल हुई उसकी यहां पे, उसके बाद 2 पाई के बाद वो फिर से वैसी साइकिल चलाया। तो अब यहां से देखेंगे ये कौन सी हो गई, उसकी सेकेंड साइकिल, सेकेंड साइकिल। और क्या किया, वो रिपीट किया अपने आप को 2 पाई के बाद। बीच के इंटरवल देखेंगे आप, तो बीच के इंटरवल भी देख सकते हैं, आधा आधा, पाई बाय 2, ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ये वाला इंटरवल देखे तो हमारा हो जाएगा 5 पाई बाय 2, और ये वाला इंटरवल देखेंगे तो 7 पाई बाय 2। तो बीच के भी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। अब इसको इमेजिन कैसे करते हैं, तो इसको इमेजिन हम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक यदि पेंडुलम ले लें हम सिंपल, ठीक है। अब मानते हैं कि ये पेंडुलम कहां आ जाएगा, अपनी एक ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ठीक है। तो 0 से शुरू कर रहा है, मतलब 0 क्या है, यही उसका ओरिजिन है, यही क्या है, उसका ओरिजिन है। अब वो क्या होगा, यहां पे ऐसे इस तरफ जाना चालू किया, जहां तक एरो है वहीं तक गया। तो क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है यहां तक। एक बार वो मिड पॉइंट तक आएगा, मतलब वो मैक्स पोजीशन पे पहुंच गया, यहां पे अपने कौन सा आ गया, यहां से एक बार नेमिंग कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, ऐसा हम एग्जांपल से इसको इमेजिन कर सकते हैं। यहां पे आ गया पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 में आया तो उसकी क्या हो गई, मैक्स वैल्यू हो गई, मैक्स वैल्यू पे आ गया, मतलब जितना वो डिस्टेंस हो सकता था उतने डिस्टेंस पे आ गया। अब वो क्या होगा, यहां से फिर वापस आना शुरू करेगा, मतलब उसकी मैक्स वैल्यू हो गई, अब वो कम होना शुरू होगा। कहां तक कम होगा, वापस 0 में आ जाएगा तो पाई तक आ गया, फिर 0 में आ गया तो यहां पाई आ गया, वापस यहां पे आ गया। अब वो क्या करेगा, अब पॉजिटिव चले गया, इस तरफ वाला हिस्सा पूरा पॉजिटिव है, अब इस तरफ वाले हिस्से को हम ऐसे नेगेटिव नेमिंग कर दे रहे हैं। तो अब वो क्या होगा, यहां से यहां तक आएगा, अपने एक दूसरी पोजीशन तक, दूसरी पोजीशन तक आएगा। तो यहां पे आ गया 0 में, अब वो क्या करेगा, नेगेटिव में उसकी वैल्यू बढ़ना चालू हुई, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ना चालू हुई, यहां पे आ गया अपनी पोजीशन पे, तो नेगेटिव में उसकी वैल्यू मैक्स हो गई। अब क्या होगा, फिर वो वापस आएगा, फिर उसकी वैल्यू कम होनी चालू हो जाएगी, तो फिर वो ओरिजिन में आ जाएगा अपने। तो आप देख सकते हैं 2 पाई हुआ, अब उसके बाद वो वैसा ही पूरा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल पीरियोडिक फंक्शन हम इसको बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का साइन फंक्शन या साइन कर्व बोले तो ये क्या है, एक सिंपल पीरियोडिक फंक्शन हमारा। ओके, तो आप समझ गए, इसको कैसे समझ सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बड़ी मैक्स हो गई पाई बाय 2 में, तो यहां पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, फिर कम होनी चालू हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, फिर 0 में आ गया तो मीन पोजीशन पे आ गया अपने वापस हो, फिर नेगेटिव में अपनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया तो एक जगह पे यहां पहुंचा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो फिर वो मैक्स आ गया, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कम होनी चालू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वैल्यू कम हो गया, 2 पाई में आ गए। तो हर 2 पाई बाद आप देख सकते हैं सेम कर्व बनेगा, कितना भी 2 पाई आगे हम लेते जाएं, ऐड करते जाएं, सेम कर्व बनेगा, ठीक है। सेम ऐसा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं
कोसाइन फंक्शन, या उसको हम बोलते हैं कोसाइन कर्व, कोसाइन फंक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व भी बोलते हैं। सिंपल पीरियोडिक फंक्शन यही होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी का एंगल कैसे चेंज हो रहा है। एक प्रकार से एंगल चेंज होना ही तो ये लोग बता रहे हैं। अब यदि हम कोसाइन कर्व को बनाए तो कोसाइन कर्व भी क्या रहता है, सेम ऐसे ही रहता है, 2 पाई में अपने आप को फिर वो रिपीट करता है। बस क्या होता है कि वो 0 से शुरू नहीं होता, उसकी वैल्यू कैसे शुरू होती है, ऐसे शुरू होती है, यहां से शुरू होगी, 0 से शुरू नहीं होगी बस। उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे एक वो कर्व बनाएगा अपना। अब इसमें भी यदि हम देखें कि कैसे 2 पाई में अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो वो भी हम देख सकते हैं, और उसकी वैल्यू हो गई, फिर यहां से ऐसे आया, फिर उसके बाद कैसे बनाएंगे इसको, कहां तक, ये। तो अब नेमिंग कर दें, तो कहां पे आया फर्स्ट वो आया यहां पे पाई में, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं पाई, मतलब 180 डिग्री में, ठीक है। फिर यहां पे पहुंचा वो, तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 2 पाई, ये वाला हो गया पाई, फर्स्ट वाला पाई बाय 2 रहेगा, ये हुआ पाई बाय 2, मतलब आधा आया है, ये हुआ पाई उसका, ठीक है। फिर ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 3 पाई बाय 2, और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू हुआ वो 0 में, ऑलरेडी जब वो ओरिजिन में था तो उसकी कुछ वैल्यू थी, कुछ डिस्प्लेसमेंट था, फिर आया 2 पाई में तो उतने ही वैल्यू पे आ गया वो, फिर से उसी पॉइंट पे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, वो फिर एक कर्व शुरू करेगा और फिर से अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगा, यही सारी पोजीशन। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या हो रहा है, हर 2 पाई बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक सिंपल पीरियोडिक फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। पहली साइकिल, और उसके बाद ये यहां तक की इसकी दूसरी साइकिल, सेकंड वो क्या किया, फिर से रिपीट किया जो वो किया था। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सिंपल पीरियोडिक फंक्शन है ये दोनों को, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि नॉर्मल सिंपल बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। एंगल में चेंज, एक बार उनकी वैल्यू बढ़ी, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन को, एफ टी, एफ क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, एक पेंडुलम। और टी क्या है, टाइम का फंक्शन तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम तो चेंज होगा ही। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कोई भी हम एक वैल्यू लेना चाहें तो वहां पे। अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ए क्या होता है, ए ये वाली वैल्यू शो करेगा, ये ऐसा डिस्टेंस, ए चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, ए यहां पे देखें तो यहां पे क्या होगा, एक प्रकार से उसका एम्पलीट्यूड बताएगा वो कि कितना ए है। हर एक एंगल में ए की वैल्यू अलग अलग होगी, पाई में 2 पाई में ए की वैल्यू क्या होगी, 0, 4 पाई में ए की वैल्यू देखेंगे तो भी 0 हो जाएगी सब, तो वो एंगल के हिसाब से चेंज होगा। मतलब ये ए क्या है, हर जगह अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है जैसा जैसा थीटा है। तो यहां पे क्या है, एक प्रकार का ए बता रहा है कि उस थीटा में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये ऐसा क्या लिख सकते हैं हम, ये एक सिंपल पीरियोडिक फंक्शन है, और क्या है, एक प्रकार का कोसाइन कर्व का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखा। ओके, अब हम एक और चीज जानते हैं कि हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, थीटा क्या है, एक प्रकार का एंगुलर डिस्टेंस है, और सिंपल यदि हम बोले तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब यहां से यदि हम डिस्टेंस को देखना चाहें तो वो सेम यहां पे क्या हो रहा है, ओमेगा हो रहा है, और इधर से ओके, ये वाला चीज कैसे होगा, ये वाला चीज हमने अपोजिट लिख दी, इसलिए वो हल्का सा अलग शो कर रहा है। तो क्या हो लिख सकते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टी। अब हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये सीधा चलने वाली चीजों के लिए, ये रोटेट करने वाली चीजों के लिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू हम यहां से ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। सेम जैसे हम यहाँ पे स्पीड की किसकी वैल्यू देखें, डिस्टेंस की वैल्यू देखें, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, सेम वही चीज, ये सीधा चलने वाली चीजों के लिए, ये रोटेशनल चीजों के लिए, ऐसा हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जो एफ टी होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी। बस थीटा की हम क्या किए, यहां पे वैल्यू पुट किए। ओके, अब यदि हम नॉर्मली देखें, सिर्फ कॉस थीटा को देखें, यदि हम एक नॉर्मल ये ऊपर वाले कॉस थीटा को देखें, तो ये कॉस थीटा क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस 2 पाई। ऑब्वियस ही बात है, वो कितना भी उसमें 2 पाई
2 पाई प्लस कर दें उसकी वैल्यू वही हो जाएगी। कोई भी पोजीशन पे कोसाइन कर्व में इस पॉइंट पे 2 पाई प्लस किए तो वो यहां पे आ जाएगा, यहां पे 2 पाई प्लस की तो वो यहां पे आ जाएगा सेम अपने। कहीं भी 2 पाई प्लस करेंगे तो उसकी अगली वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक फंक्शन की। मतलब इसको थीटा प्लस 2 पाई करें तो भी कॉस थीटा ही आएगा, सेम वही वैल्यू आएगी। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी टाइम का फंक्शन होंगे, मतलब जो सिंपल पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं t प्लस 2 पाई। कोई भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो, यदि उसमें हम 2 पाई प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। सेम ऐसा हम साइन फंक्शन के लिए भी देख सकते हैं कि साइन का कोई भी एक पॉइंट हो, उसमें 2 पाई प्लस किए हम, 2 पाई प्लस किए तो वहीं पे आएगा अगले पॉइंट में, वही वैल्यू रहेगी उसकी, मगर अगले साइकिल की सेम वही वैल्यू रहेगी। तो यही क्या होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में आप उसका टाइम पीरियड प्लस करें तो वही वैल्यू आएगी। तो एफ इजिकल टू टी, ये वाली क्या रहती है, एक हमारी प्रॉपर्टी रहती है। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वो हर 2 पाई बाद रिपीट कर रहा है। तो यहां से क्या होगा, 2 पाई बाद रिपीट कर रहा है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई पीरियोडिक फंक्शन की कि उसमें कुछ भी प्लस कर दें, 2 पाई प्लस करें तो वही वैल्यू आएगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये क्या होगा, उनका टाइम पीरियड होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको हम, नॉर्मली यदि इसमें हम प्लस करें तो वो क्या आएगा, एट द एंड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ही आएगा। तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब इसको हम कैसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। a cos थीटा था तो a cos ओमेगा t हो जाएगा। ओके, अब यदि हम इसमें क्या करें, वैल्यू प्लस कर दें, a cos ओमेगा, ओमेगा को बाहर रखते हैं और t पे क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड प्लस कर देते, कुछ भी प्लस कर देते, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी। ओके, और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, a cos ओमेगा t इक्वल टू, अब ओमेगा अंदर दे देते हैं तो cos, यहां पे कैसे ओमेगा अंदर दे देंगे तो ओमेगा t प्लस ओमेगा t, ये वाली एक इक्वेशन बन गई। और फर्स्ट वाली एक इक्वेशन क्या थी हमारी, यही वाली, कौन सा, हम एक cos की इक्वेशन बनाए थे क्या, cos थीटा प्लस 2 पाई, ये वाला। तो यहां पे क्या है, a नहीं लिए, इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से a के साथ भी यहां पे लिख सकते हैं इसको, a cos थीटा इक्वल टू a cos थीटा प्लस 2 पाई। तो क्या होगा, सेम, ये दोनों इक्वेशन सेम जैसी बैठ रही है, मतलब आप देख सकते हैं cos ओमेगा टी और यहां पे भी क्या है, ओमेगा टी 2 पाई। तो यहां से हम यदि ये दोनों चीज को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, ये 2 पाई को और यहां पे ये ओमेगा टी को कंपेयर करें तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहां से हम टाइम पीरियड क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। तो ये क्या है, टाइम पीरियड उसका, मतलब हर 2 पाई बाद वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, अब यदि आगे हम सेम ऐसा यदि साइन फंक्शन के लिए देखें तो कॉस के लिए अभी हमने लिखा है, सेम ऐसा हम साइन के लिए भी लिख सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन कर्व भी क्या है, सेम वैसा ही बिहेव कर रहा है, तो साइन फंक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसा ही लिख सकते हैं। और इवन हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, दोनों को हम ले लें एक साथ वैल्यू ले लें तो भी वो एक प्रकार का पीरियोडिक फंक्शन ही रहेगा। मतलब यदि हम दोनों को ऐड करके लिख दें तो ऐड करके हम कैसे लिख सकते हैं इसको, a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस ओमेगा टी, दोनों को ऐड भी कर दे तो भी वो क्या रहेगा, दोनों अपने अपने पीरियोडिक फंक्शन है तो भी वो क्या रहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन ही रहेंगे। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, किसकी वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू, a की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी d cos फाई, और b की वैल्यू भी ले लेते हैं हम d sin फाई, यदि हम एक वैल्यू ले लें। अब ये वैल्यू ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, कांस्टेंट निकालने के लिए। इसका अब ये जो चीज, ये जो पोर्शन है, ये आपको और अच्छे से कैसे समझ में आएगा, जैसे अभी हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ भी हम एक वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि इसके कोफिशिएंट निकालने रहते हैं हमें कि क्या क्या उसमें कांस्टेंट की वैल्यू है। फाई एक प्रकार से फेज कुछ वैल्यू यहाँ पे बताता है, ये चीज आपको और अच्छे समझ में आएगी जब हम अभी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो हम एक ही ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही में बस पुट करके लिख सकते हैं, तो हम बस साइन वाले में ही
एक वैल्यू पुट कर लेते, एक ही डी कॉस फाई वाली ही वैल्यू, बस साइन वाले में इतने हिस्से में ही पुट करके इसको देखते। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन क्या आएगा, एफ टी इज इक्वल टू डी, और क्या आ गया, कॉस फाई भी था वहां पे, बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कौन सी वैल्यू पुट कर दिए हम, ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ओके, कॉस पुट कर दिए वहां पे, तो डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये वाली जो वैल्यू आई है, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनली ना वेव की इक्वेशन बोलते हैं, और इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मेन कंपेयर करेंगे। तो ये पोर्शन जो भी है, इसका जो भी आपको डाउट है वो क्या होगा, अभी हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन रहता है ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे वेव वाली फॉर्म लेके। और यहाँ पे क्या होता है, डी और फाई क्या है, कॉन्स्टेंट है। यदि हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो डी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। और फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स ए बाई बी करके, बी बाई ए करके। कैसे होगा, हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यही क्या था, ये जो मतलब दिखाया कि यदि हम कॉस और साइन को एक साथ ले लें तो वो भी क्या रहता है, एक प्रकार का पीरियोडिक फंक्शन ही रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो यही क्या था, फोरियर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। इंपॉर्टेंट रिजल्ट गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर इज दैट एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स विद सुटेबल कोफिशिएंट। जो हमने डी लिया और फाई लिया वो क्या है, कोफिशिएंट्स है यहाँ पे। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सुपरपोजिशन होगा वो साइन और कोसाइन का, बस उसकी क्या है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स है। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि क्या है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन ही है यहाँ पे। ये एक इक्वेशन किसने दी थी, फोरियर ने दी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको और अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए पीरियोडिक एंड बी नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव पीरियड फॉर, कौन से ये तीनों में से, चारों में से बताते हैं कि पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। गिव दी पीरियड ऑफ ईच केस, दोनों यदि पीरियोडिक है तो क्या दे, दोनों का टाइम पीरियड दे, मतलब जो जो केस है यहाँ पे पीरियोडिक निकल गया उनका टाइम पीरियड बताएं। ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। तो क्या दिया है हमें, चार्ट और इक्वेशन दिया है और बताना है पीरियोडिक है कि नहीं है पीरियोडिक, और है पीरियोडिक तो क्या देना है, इसका टाइम पीरियड भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट वाला हम अपना फंक्शन लेते हैं जो क्या दिया हुआ है हमें, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस फंक्शन को लेते हैं तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x, यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम f के बदले x से मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और वो क्या दिया है, वो इक्वेशन जो हमें दी है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √2, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई किए साइन ओमेगा टी, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू 1/√2। बीच में क्या है, प्लस साइन कॉस ओमेगा टी, और सेम इसमें भी अंदर में क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से डिवाइड भी हो गया, ठीक है। अब देखें हम कि √2 की वैल्यू होती क्या है, तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस π/4 के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, पाई मतलब क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। cos π/4 लिख सकते हैं कैसे, पाई की वैल्यू होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 करें तो ये कितना होता है, cos 45 डिग्री होता है। और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसी साइन के लिए देखें तो साइन के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4। कैसे, फिर π/4 देखें तो साइन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या भी होती है, 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 और cos π/4, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, √2
√2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे √2 था तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस π/4 प्लस फिर क्या था सेकेंड हमारा कॉस ओमेगा टी, और यहां पे भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा साइन π/4। ठीक है, अब इसका हम यहां पे क्या देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा हम लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको कैसे, जो फर्स्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी हमारी साइन ए, सेकेंड वाली टर्म कॉस बी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी। तो ये वाला क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन √2 और ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारा ओमेगा टी है, ये क्या है ए है हमारा, तो साइन ओमेगा टी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा π/4 प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये क्या आ गया पूरा एक साइन फंक्शन आ गया, जो क्या है एक प्रकार का साइन फंक्शन। क्या होते हैं सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया एक पीरियोडिक फंक्शन तो हमारा हो गया। अब यदि हम इसका टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन तो हमें पता चल गया। टाइम पीरियड देखें तो ओमेगा टी π/4 अंदर वाला इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं अपना, मतलब इसमें जितना भी 2π ऐड करें तो वो साइन है हर 2π बाद वो क्या करेगा रिपीट करेगा। तो यहां पे हम कैसा लिख सकते हैं π/4 प्लस 2π, सेम ऐसा लिख सकते हैं π/4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया ओमेगा टी इक्वल टू 2π, और यहां से हम यदि टाइम पीरियड देखें तो 2π/ω, तो ये क्या आ गया इसका टाइम पीरियड भी आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको आसान इजीली सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल, बस आपको याद रखना है कि कैसा इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकेंड वाला टर्म देखते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, सेकेंड दिया हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2ω प्लस साइन 4ω, ये तीनों चीज दी हुई है। ठीक है, तीनों क्या है कॉस, दो साइन और एक कॉस है, तो तीनों आपस में तो अकेले अकेले पीरियोडिक फंक्शन ही है, क्योंकि तीनों क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक का यदि हम टाइम पीरियड देखें, एक एक का यदि टाइम पीरियड हम देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी को लेते हैं, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π, यहां से टी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/ω आ गया। ठीक है, एक का टाइम पीरियड आ गया फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का टाइम पीरियड देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू 2ω इक्वल टू 2π, क्योंकि सब 2π बाद रिपीट होंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π/2ω। तो यहां से 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहां से टाइम पीरियड क्या आ रहा है π/ω आ रहा है। ओके, सेकेंड वाले का सब 2π बाद रिपीट होंगे क्योंकि तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका क्या होगा यहां पे थर्ड वाले का हम देखें तो क्या है 4ω इक्वल टू 2π, क्योंकि ये भी 2π में रिपीट होगा। तो यहां से t देखें इसका टाइम पीरियड तो 2π/4ω, 1 जा और ये 2 जा, तो ये कितना आ गया π/2ω आ गया। ठीक है, तो ये क्या है तीनों का अपना अपना इंडिविजुअल टाइम पीरियड। अब यदि तीनों को हम एक साथ देखें तो ये कैसा हो रहा है कि सब एक ही का मल्टीपल होगा। कैसे हम इसको देख सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वाले का जो टाइम पीरियड है वो कितना आया है हमारा 2π/ω, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं t आया। ओके, या हम इसको बोल दें t0 बोल दें। सेकेंड वाले का देखें टाइम पीरियड, तो सेकेंड वाले का टाइम पीरियड आया है हमारा π/ω। तो यहां पे यदि सेम इसमें इसी वैल्यू में हम क्या करें
2 डिवाइड कर दें, मतलब t0 में हम 2 को डिवाइड कर दें तो यही वैल्यू आएगी। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t0/2 लिख सकते हैं। t0 में 2 डिवाइड कर दिए तो पाई बाय ओमेगा ही तो बचेगा, बिल्कुल। थर्ड वाले का टाइम पीरियड देखें तो थर्ड वाले का टाइम पीरियड क्या है, पाई बाई 2 ओमेगा है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को हमें 4 डिवाइड कर दें यदि फर्स्ट वाले से हम, तो वो सेम वही वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, t0/4। तो ये क्या है, तीनों एक ही का मल्टीपल है। जो ये जो तीनों टर्म है, सेकेंड वाले जो दोनों टर्म है, वो क्या है, फर्स्ट का ही मल्टीपल है एक प्रकार से। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि जो उसका टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा। तो यहां पे एक तो ये तीनों पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटरवल जिसमें वो अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा वो हो जाएगा 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक ही का, दोनों एक ही का मल्टीपल है यहाँ। ओके, तो ये हो गया। सेकंड वाला भी हो गया कि हाँ पीरियोडिक है और उसका टाइम पीरियड भी देख लिए। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है हमें, e की पावर -ओमेगा t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले एट, जब टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब देखते हैं। तो e की पावर -ओमेगा इंटू 0, तो e की पावर 0 क्या हो जाती है, e की पावर -0 हो जाएगी 1। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू, जब टाइम 0 था तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, सेकंड में देखते हैं एट, अब सेकंड वाला टाइम क्या ले लेते हैं, इंफिनिटी ले लेते हैं। तो e की पावर क्या हो जाएगी, -ओमेगा इंटू इंफिनिटी। इंफिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी ही आएगा, मतलब e की पावर माइनस इंफिनिटी आ रही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है और कम ही होते जा रही है। जब टाइम 0 था तो 1 थी, और जब टाइम इन्फिनाइट हो गया तो वो 0 हो गई। तो इसकी वैल्यू ना कम ही होते जा रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू कीप्स डिक्रीजिंग। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन कहां हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, रिपीट तो कर ही नहीं रहा, उसकी वैल्यू बस कम ही हो जा रही है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन एक नहीं हुआ, थर्ड वाला। फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला भी सेम ऐसा ही रहेगा, बस उसका उल्टा रहेगा। क्या दिया हुआ है, लॉग ओमेगा टी। इसमें वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला एट, जब टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम 0 हो गया तो क्या होगा, लॉग ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये कितना हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग 0 ही हो गया, और लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस इंफिनिटी। तो जब टाइम 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी आ गई। ठीक है, सेकंड देखते हैं एट, अब टाइम को हम इंफिनिटी ले लेते हैं, t इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी ले लिए, तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ओमेगा इंटू इंफिनिटी। तो जब ओमेगा इंटू इंफिनिटी करेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है, इंफिनिटी से किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंफिनिटी ही आएगा, लॉग इंफिनिटी ही आएगा। और लॉग इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या बोलेंगे, बढ़ रही है। माइनस से पॉजिटिव जा रहा है और इंफिनिटी जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रीवियस वाले की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू कीप्स इंक्रीजिंग। तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बढ़ ही जा रही है, रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको क्या होगा, वो कांस्टेंट वाली चीजें समझ में आएगी कि वो क्या हम उसमें पीरियोडिक फंक्शन में लिए थे। देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, एक वेव की इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू 6 sin 10 पाई t प्लस 8 cos 10 पाई t, वेयर y इज इन सेंटीमीटर में, y जो डिस्टेंस है, एंड t इज इन सेकेंड। डिटरमाइन द कांस्टेंट इन्वॉल्व इन दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव। ये क्या है, वेव की इक्वेशन, और कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे निकालनी है, जो भी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां पे जो वो डी ले रहे थे, फाई ले रहे थे, वो आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्यों वहां पे हम वैसा अब जबरदस्ती और वैल्यू ले रहे थे। ओके, फर्स्ट देखते हैं हमें क्या गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है, y की हमें 6 sin
10 पाई टी प्लस 8 cos 10 पाई टी। ये वाली इक्वेशन गिवन है। अब इसको हम एक जनरल वेव की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जो क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जो मैंने आपको दिखाया था, ये इक्वेशन क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो इक्वेशन कैसी होगी, जनरल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पे y से शो कर देते हैं, ठीक है, एफ टी के बदले। और जनरल इक्वेशन वेव क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या है, जनरल वेव की इक्वेशन। यहां से हम कंपेयर करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए, तो साइन ए क्या है, ओमेगा टी, कॉस बी कॉस फाई, बीच में क्या आएगा, प्लस कॉस ए क्या है, ओमेगा टी, और कॉस ए साइन बी साइन फाई। तो ये क्या हो गया, इसको हमने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला लगा के। अभी क्या करते हैं, ए को दोनों के सबके साथ दे देते हैं। क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कॉस वाली टर्म इधर है, तो ये ए और इसको क्या करते हैं, अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। ये ए और कॉस फाई को एक साथ लिख लेते हैं, ये ए और साइन फाई को हम क्या करते हैं, एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो क्या हो जाएगा, उससे कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक साथ रख लेते हैं। तो क्या बन रही है हमारी जनरल इक्वेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अब अभी हमारी इक्वेशन क्या बनी, ए कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस इधर से क्या ले लिया हमने, साइन फाई ले लिया, ए साइन फाई को एक साथ रख दिया, और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं 2। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, जो मेन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली इक्वेशन। इसके साथ यदि हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 6 मतलब क्या है, ए साइन कॉस फाई की वैल्यू ही क्या है, 6 है। देख सकते हैं हम यहां से 6 है उसकी वैल्यू साइन, और इधर देखें हम ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या है यहां पे, 10 पाई टी। सेम ऐसा इसके साथ भी होगा, वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक तो फर्स्ट मिलेगा हमें जो ए कॉस फाई है वो किस जगह में है, 6 की जगह में, मतलब 6 के बराबर है। दूसरा हमें क्या मिलेगा, ए जो साइन फाई है कॉस के साथ जो है वो किसकी जगह में है, 8 की जगह में। और जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू क्या है, 10 पाई टी। तो यहां से हमें दिख रहा है कि टी टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये टी और ये टी कैंसल आउट हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 पाई। तो एक ओमेगा की वैल्यू तो हमें मिल गई यहां, ठीक है। अब क्या करते हैं, यही दोनों को जो हमें कांस्टेंट मिला है, इन लोग दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट उसके पहले हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रकार से साइन वेव ही है, कॉस वेव ही है, तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। ओके, अब 2 पाई बाय ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते, कितनी है, 10 पाई। तो यहां से क्या हुआ, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, 2/10 बचा, और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 0.2 सेकेंड बाद ये पूरा जो फंक्शन है वो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये दोनों को इक्वेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट की भी वैल्यू निकल जाएगी। ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं हम, तो दोनों का एक तरफ वाला और एक तरफ वाला, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉस स्क्वायर फाई, ए का भी स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई
और इक्वल टू में दोनों क्या है 6 और 8, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई क्या मिल जाता है 1 बन जाता है, तो यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाती है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 6 36। ओके, तो कुल मिला के कितने आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। मतलब यदि ए की वैल्यू देखें तो ये इसको रूट देना पड़ेगा, अंडर रूट 100, ए की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमने क्या किया, एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या कर सकते हैं फाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कांस्टेंट जो मेन हमारी जनरल इक्वेशन है, ओमेगा टी की वैल्यू हमने निकाल ली, जनरल इक्वेशन के ए की वैल्यू निकाल ली, अब बस फाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं आप, फिर उन्हीं इक्वेशन को, वही दोनों चीजों को, इन्हीं दोनों को क्या करते हैं आप डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा डिवाइड करना है कि ये दोनों 10 बन जाए। ऑब्वियस ही बात है, साइन बाई कॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही दोनों को आप क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो कैसी इक्वेशन बनेगी हमारी, ए साइन फाई बाई ए कॉस फाई, दोनों को डिवाइड कर दिए। साइन के साथ कौन था 8 था और इसके साथ था 6, तो यहां से क्या हो जाएगा ए और ए कैंसल हो गया और साइन और साइन बाई कॉस क्या बन गया 10 बन गया। 10 फाई इक्वल टू 8/6। अब यहां से फाई की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/6, या इसको हम पॉइंट में लिखें तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 पॉइंट, कितनी होती है इसकी वैल्यू 1.333, पॉइंट में भी आप देख सकते हैं। तो फाई कितना आ जाएगा हमारा, तीनों कांस्टेंट की वैल्यू और वो निकाल ली, फाई आ जाएगा हमारा 53 डिग्री। तो अब समझ में आया, वहां पीरियोडिक फंक्शन में हम दो चीज एक्स्ट्रा के ले रहे थे टेकिंग करके, तो यहां से वो चीज क्या हो जाएगी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारे ये वाला लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।